Hello everyone. Today we discuss about the methods of preparation of alkenes. इसके अंतर्गत हम देखेंगे सर्वप्रथम हॉफमैन विलोपन या हॉफमैन एलिमिनेशन। तो यह हॉफमैन विलोपन सर्जेव नियम के एकदम विपरीत है। सर्जेव नियम में क्या होता है कि उसमें अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है, जबकि हॉफमैन रूल में क्या होता है, कम प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है। यहाँ हम देखें चतुष्क अमोनियम लवण या सल्फोनियम लवण जैसे किसी आवेशित सबस्ट्रेट की विलोपन अभिक्रिया की जाए तो उत्पाद के रूप में कम प्रतिस्थापी एल्कीन प्रायिकता से बनती है। जैसे यदि किसी चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाए तो टर्सरी एमीन के साथ कम प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। ये क्या है, चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एल्कीन भी बनती है। तो यहाँ एथिल व प्रोपिल दो समूह विलोपित होने वाले हैं, लेकिन दोनों में से कम प्रतिस्थापी समूह एथिलीन के रूप में मुक्त होती है, जबकि प्रोपिल समूह नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ हम देखें कि जो ये एथिलीन वाला ये पार्ट है तो CH2CHH, तो यहाँ बेस के साथ ये H निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनता है, एथीन। तो इसका कारण यह है कि धनावेशित नाइट्रोजन परमाणु का तीव्र -I प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से अधिक है। तो इस प्रभाव के कारण नाइट्रोजन से जुड़े हुए बीटा कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, ये अल्फा और ये बीटा। तो उसके साथ जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन OH- आयन द्वारा आसानी से पृथक्करण हो जाता है और एथिलीन या न्यूनतम प्रतिस्थापित एल्कीन बनती है। अतः यहाँ पर हम देखें तो जो बेस है वो यहाँ से एक H आयन को निकालेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन, और इधर टर्सरी एमीन बन जाएगी। हम यहाँ देखें इसको गर्म करेंगे बेस की प्रेजेंस में तो भी क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगी, और अल्प मात्रा में क्या बनता है, अगर इधर से ये निकलता है तो यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनेगा, जबकि ये अधिक मात्रा में बनेगा। तो हॉफमैन विलोपन में प्रेरण प्रभाव के अतिरिक्त स्टेरिक प्रभाव का भी इफेक्ट आता है। एल्किल हैलाइडों में भी एल्किल समूह में शाखाओं के बढ़ाने से अथवा अटैकिंग स्पीसीज का आकार बढ़ाने से सर्जेव विलोपन को भी हॉफमैन विलोपन में बदला जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि जब बेस अटैक करता है तो कम शाखित वाला प्रमुख उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि अधिक शाखित वाला अल्प मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें कि जब मिथोक्साइड आयन अटैक करेगा तो प्रमुख उत्पाद के रूप में ये बनता है, ना कि ये। और इधर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जब टर्सरी वाला करेगा तो ये अल्प मात्रा बनेगा, प्रमुख उत्पाद के रूप में ये बनता है कम शाखित वाला। तो इन सब का रीजन क्या है कि यदि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए दूसरा वाला प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। अब हम देखेंगे एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम किस प्रकार से एल्कीन्स का निर्माण करते हैं। तो जब एल्काइनों को जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो क्या बनती है, एल्कीन। यदि हम HC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्रकार की एल्काइन हो तभी एल्कीन एक ही प्रकार की बनती है, किंतु यदि Cr ट्रिपल बॉन्ड Cr प्रकार की एल्काइनें हो तो दो प्रकार की एल्कीनों की बनने की संभावना होती है, सिस और दूसरी ट्रांस। तो उस स्थिति में उत्प्रेरक इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन सी एल्कीन बनेगी। द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ क्रिया करवाने पर एल्कीन पे क्या बनती है, विपक्ष या ट्रांस
एल्कीन बनती है। तथा लिंडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, समपक्ष या सिस एल्कीन। लिंडलर उत्प्रेरक पैलेडियम धातु से बनता है। तो इस प्रकार उत्प्रेरक की प्रकार के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सी एल्कीन बनेगी, समपक्ष बनेगी या विपक्ष बनेगी। अब हम देखेंगे फिफ्थ मेथड है इसका, समीपवर्ती डाइहैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजिनेशन द्वारा। तो जब समवर्ती डाइहैलाइड को जिंक के धातु के साथ गर्म किया जाता है तो 1,2 विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है हमें, एल्कीन। जैसे हम यहाँ देखें 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को जब हम जिंक के साथ गर्म करते हैं क्या बनती है, 2 ब्यूटीन और ZnBr2 बाहर निकल जाता है। 6th मेथड है कोल्बे संश्लेषण। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के वैद्युत विश्लेषण से भी एल्कीनों को बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ डाई सोडियम सक्सीनेट, तो ये किस में टूट जाता है, एनोड पे तो एसीटेट आयन सक्सीनेट आयन निकल जाते हैं और यहाँ पर सोडियम आयन। फिर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन और H2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, 2NaH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जबकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से क्या निकलती है, 2 CO2 मोलिक्यूल, तो ये फ्री रेडिकल बनता है और ये आपस में बंध बना के क्या बना लेते हैं, एथीन। तो इस प्रकार से कोल्बे संश्लेषण के द्वारा भी हम एल्कीनों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्कीनों की भांति इनमें भी जो निम्नतर एल्कीन हैं गैसीय जल में अघुलनशील व बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है तथा ये जल से क्या होती है, हल्की, और इनमें कैसी एक विशिष्ट गंध होती है और ये चमकीली लो के साथ जलती हैं। ये एल्कीनों के जितने अध्रुवीय नहीं होती क्योंकि इनमें sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर एक sp3 संकृत कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युती होता है। सम्मित तथा विपक्ष एल्कीनों का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0, जबकि असम्मित व समपक्ष एल्कीनों में प्लस I प्रभाव के कारण थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें ये सम्मित है तो यहाँ 0 हो गया, ये क्या है, प्रोपीन है, असम्मित है तो यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना आता है, 0.35 डिवाई। यहाँ 1 ब्यूटीन में कितना आता है, 1.37 डिवाई। और समपक्ष 2 ब्यूटीन तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, 0.4 डिवाई, जबकि विपक्ष में क्या आ जाएगा, 0, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाता है। तो ये एल्कीनों की तुलना में कम वाष्पशील होती है और इनके गलनांक व क्वथनांक के मान संगत एल्कीनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। 4 कार्बन परमाणु वाली एल्कीनों के क्वथनांक व गलनांकों के मान निम्न श्रेणी में इस प्रकार से हैं। एथीन है, संरचना सूत्र क्या है, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका गलनांक कितना होता है, 169 और क्वथनांक होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपीन का C3H6 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 185 और क्वथनांक होता है -48। 1 ब्यूटीन, उसमें भी सिस 2 ब्यूटीन C4H8, तो इसका क्वथनांक कितना होता है, -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ट्रांस ब्यूटीन, इसका गलनांक होता है 106 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीनों में भी कार्बन कार्बन के बंध क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, जिसमें कि एक तो सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, अतः इसकी आकृति कैसी होती है, प्लेनर। इन पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण एल्कीनों के अणु इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं
और इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं ये देते हैं। एल्कीने हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके एल्केन बनाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है और 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इसे एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। एथीन है, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाती है, एल्केन, और कितनी निकलती है डेल्टा, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कितना आता है, -32.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। किसी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना अधिक होगा वह एल्कीन उतनी ही अस्थायी होगी। उदाहरण के लिए 1 ब्यूटीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है, 30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल, जबकि समपक्ष तथा विपक्ष 2 ब्यूटीन के लिए मान क्रमशः कितने होते हैं, समपक्ष के लिए होता है 28.6 और विपक्ष के लिए होता है 27.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। मतलब 1 ब्यूटीन है, इसको H2 के साथ जब गर्म करेंगे तो ब्यूटेन में -30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलेगी और इधर सिस 2 ब्यूटीन में कितनी निकलेगी, -28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। और ट्रांस में कितनी निकलती है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, डेल्टा एच बराबर -27.6 कैलोरी प्रति मोल। तो यहाँ हम इसका देखें समवायी एल्कीनों की तुलनात्मक ऊर्जा, तो इधर क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन और ये स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ब्यूटेन है, मतलब ये वाली जो 1 ब्यूटीन है उससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल। और इधर विपक्ष वाली है और ये समपक्ष वाली, यहाँ 28.6 ये 27.6, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.7 और इसका 2.7। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विपक्ष या ट्रांस 2 ब्यूटीन समपक्ष की अपेक्षा 1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी है और 1 ब्यूटीन तथा समपक्ष 2 ब्यूटीन के मान क्रमशः कितने हैं, 2.7 और 1.7 किलो कैलोरी प्रति मोल कम स्थायी है। कुछ एल्कीनों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान निम्न प्रकार से है। 2,3-डाईमेथिल 2 ब्यूटीन हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा किलो कैलोरी प्रति मोल में 26.6, 3-मेथिल 2 ब्यूटीन की होती है 26.9 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार से ट्रांस 2 पेंटीन, ये है ट्रांस 2 पेंटीन, इसका कितना मान है, 27.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये है 2-मेथिल 1 ब्यूटीन का मान कितना है, 28.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। सिस 2 पेंटीन का कितना है समपक्ष वाले का, 28.6। 3-मेथिल 1 ब्यूटीन 30.3, एथिलीन का 32.8। तो उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस एल्कीन में द्विबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या क्या है, अधिक है, डेल्टा एच का मान उतना ही कम है, अर्थात वह एल्कीन उतनी ही अधिक स्थायी है। विभिन्न प्रकार के एल्कीनों के घटते हुए स्थायित्व के क्रम को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे अधिक स्थायी क्या है, R2C डबल बॉन्ड Cr2, उससे कम प्रतिस्थापी ये हो गई R2C डबल बॉन्ड CHR, उससे कम है ट्रांस RSC डबल बॉन्ड CHR, उससे कम सिस RSC डबल बॉन्ड CHR, उससे कम होगी Cr2 डबल बॉन्ड CH2, उससे कम होगी CHR डबल बॉन्ड CH2 और सबसे कम स्थायी होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस एल्कीन में क्या हो, द्विबंध कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक है,
उसके लिए डेल्टा एच का मान उतना ही कम है और वह एल्किन अधिक स्थायी होती है। थैंक यू।